How are you? I hope you all are fine. Welcome to my channel Law Scholars and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here today with another topic of test series, or you can say that another question paper of test series. लास्ट जो हमारी कुछ टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग जो क्लासेस थी उसमें मैंने आपको दिसंबर 2014 और जून 2014 के पेपर 2 और 3 को अच्छे से डिस्कस करवा दिया था। अभी क्या है कि हमारे यूजीसी नेट का जो एग्जाम है लॉ का वो 29 को फिक्स हुआ है और मुझे ये लगा कि अभी सारा कुछ छोड़कर मुझे जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज है उसको कंटिन्यू करना चाहिए। जब ये 29 को एग्जाम होगा उससे पहले मैं आपको 4-5 जो क्वेश्चन पेपर है वो अच्छे से डिस्कस करवा दूंगी। आई होप आपको उसको मजे से उसको समझेंगे और उसको पूरी तरह से एग्जाम के लिए यूटिलाइज भी करेंगे। चलो आज के हम जो ये डिस्कशन है स्टार्ट करते हैं। आज के पेपर में जो पहला क्वेश्चन है हमारा उसमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है, सही नहीं है। पहली स्टेटमेंट है इन केशवानंद भारती केस द सुप्रीम कोर्ट हैड सेड दैट सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही थी कि प्रीएम्बल जो है वो की टू ओपन द माइंड ऑफ मेकर्स है। क्या सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही थी? ये बात जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में नहीं कही थी, तो ये स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग है। सोशल एंड सेक्युलर वर्ड जो है 44th अमेंडमेंट से ऐड हुए थे, ये दोनों वर्ड जो 42nd अमेंडमेंट से ऐड हुए थे, तो ये भी रॉन्ग है। प्रीएम्बल कैन ओनली भी अमेंडेड, क्या प्रीएम्बल को सिर्फ तभी अमेंड किया जा सकता है जब बेसिक स्ट्रक्चर का हनन हो? ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सिंस प्रीएम्बल इज़ नॉट आर्टिकल्ड सो इट इज़ नॉट, प्रीएम्बल में कोई आर्टिकल मेंशन नहीं है इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, तो ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि केशवानंद भारती के केस में ये बात कही गई थी कि प्रीएम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। तो आप ये नहीं कह सकते कि प्रीएम्बल हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं है। अब बात आती है सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन है मैच करना है कि ये जजमेंट किससे रिलेटेड आए थे। पहला जजमेंट देख लेते हैं, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का जो जजमेंट है वो मैंने आपको करवाया भी था, जो आर्टिकल 13(2) के साथ रिलेटेड है। उसके बाद है केशवानंद भारती का केस किससे रिलेटेड है। केशवानंद भारती का जो केस है वो आर्टिकल 31C से रिलेटेड है। इंदिरा नेहरू का जो केस है वो आर्टिकल 359 से रिलेटेड है। यहाँ पर जो है 359 आएगा, 329 नहीं आएगा। फिर है कि होता जखीलू का केस किसके रिलेटेड है? शेड्यूल 10th के रिलेटेड। तो सही ऑप्शन क्या होंगे? ए का थर्ड, एक ही में दिया हुआ ए का थर्ड, तो राइट ऑप्शन इज सेकंड। इफ़ आई वाज आस्क्ड टू नेम एनी पार्टिकुलर आर्टिकल, अगर मैं किसी आर्टिकल का विशेष रूप से बात कहूँ तो सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसके बिना मैं जो है इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता हूँ। इट इज़ द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की ये सोल है। इसको किसने कहा था? आर्टिकल 32 को किसने कहा था कि वो कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा है? डॉक्टर BR अम्बेडकर ने ये बात कही थी। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है वो बताना है। चैप्टर 3 है फंडामेंटल राइट का, क्या वो बिल ऑफ राइट्स पर बेस्ड है? क्या ये स्टेटमेंट सही है? ये स्टेटमेंट सही है। फिर है राइट टू डाई, फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 में क्या आप मरने का अधिकार भी देते हो? तो ये स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग है। फिर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ ए कंप्लीट फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, क्या यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है? ये मैं आपको करवा चुकी हूँ कॉन्स्टिट्यूशन के कंसेप्ट में कि फेडरल के साथ साथ यूनिटरी है। कुछ पावर फेडरल की है यानी कि सेंटर स्टेट में बंटवारा हुआ है, और कुछ पावर जो सिर्फ सेंटर की है, यूनिटरी है। तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग, ये स्टेटमेंट भी आप कह सकते हो रॉन्ग है। फंडामेंटल राइट्स कैन बी वेव्ड अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वेव किया जा सकता है, तो ये स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या आएगा? B, C और D, क्योंकि ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो आंसर इज B, C, D, फोर्थ ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि केस कौन सा किससे रिलेटेड है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क जो रणधीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है। एजेंसी ऑफ इंस्ट्रूमेंटलाइजेशन ऑफ द स्टेट्स आर कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ 12 डेफिनेशन में ये जो इंडस्ट्री के बारे में बताया गया कि जो इंस्ट्रूमेंटलाइजेशन का मतलब होता है कि ये जो स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के एडिड यानी कि फंड से जो चलता है वो क्या है? RD सेठी के केस में कही गई थी। तो इक्वल पे का केस है रणधीर सिंह का, ये जो है RD सेठी
फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री, एक दूसरे को सहायता देने वाले और एक दूसरे को अलग सब करने वाले हैं। ये बात जो है किसने कही थी, ये सॉरी कौन से केस में ये बात कही गई थी, ये बात कही गई थी हमारे जो केस है उन्नीकृष्णन की। फिर बात आती है डैमेजेस अवॉर्ड किया जाता है, रुदाल शाह के केस में ये बात कही गई थी। तो राइट ऑप्शन क्या आएगा यहाँ पर, ए का है थर्ड, बी का है फर्स्ट, सी का है फोर्थ और डी का है सेकंड। तो राइट ऑप्शन इज फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6, आपने बताना है कि कौन से प्रोविजन किस अमेंडमेंट से ऐड हुए थे। आर्टिकल 15 क्लॉज 4 जो है कौन से अमेंडमेंट से ये ऐड हुआ था, ये ऐड हुआ था 4, ये जो फर्स्ट अमेंडमेंट है उसके अंदर इसको ऐड कर दिया गया था, तो ये फर्स्ट अमेंडमेंट से ऐड हुआ। आर्टिकल 13(4) जो है वो कौन से अमेंडमेंट से ऐड हुआ, 34th अमेंडमेंट। ये भी कुछ मिस्टेक्स हैं, ये क्वेश्चन पेपर जो है मैंने डायरेक्ट यूजीसी से डाउनलोड किए हुए, तो 24th अमेंडमेंट आएगा। आर्टिकल 16 क्लॉज 4 ए में जो कंसिक्वेंशियल सीनियरिटी है वो कब ऐड की गई थी, 85 में। और आर्टिकल 21A जो राइट टू एजुकेशन है वो कौन से अमेंडमेंट से आया था, 86th अमेंडमेंट से आया था। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएंगे इसके, राइट ऑप्शन होगा इसका फर्स्ट का फोर्थ, एक ही ऑप्शन में दिया हुआ, तो राइट है सेकंड। असर्शन, पावर एंड फंक्शन आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द 2 टायर्स ऑफ गवर्नमेंट। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो पावर्स है वो 2 भागों में बांटी जा सकती है, ये बात सही है, ये बात बिल्कुल सही है। फिर है कि यूनियन और स्टेट दोनों तरफ से इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से, ये बात गलत है। तो राइट ऑप्शन क्या आएगा इसमें, थर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल जो है वो क्या बताता है, फंक्शनल अप्रोच को किसने डिस्कस किया था, फंक्शनल अप्रोच को मैंने आपको समझाया हुआ है पहले, सोशियोलॉजिकल स्कूल ने फंक्शनल अप्रोच को डिस्कशन में लेके आई थी। क्वेश्चन नंबर 9 है लीगल सिस्टम विच वर्क्स टू इंश्योर फेयर डिवीजन। जहाँ पर डिवीजन की बात आ गई तो किस तरीके का इक्विलिब्रियम आ जाएगा, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग जो है नॉट करेक्ट है, प्रेसिडेंट और जो रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। लेजिस्लेशन रिफ्लेक्ट्स द फॉर्मल विल, लेजिस्लेशन तो एक सामान्य इच्छा है किसी स्टेट की वो बताता है, और प्रेसिडेंट जो है किसी जजमेंट है कोर्ट का उसका सोर्स है। लेजिस्लेशन इज़ द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ न्यू लॉज, नए लॉ का ये फॉर्मल एक्सप्रेशन है। और लेजिस्लेशन और प्रेसिडेंट जो क्या है, लॉ द रिकग्निशन, मान्यता से होता है प्रेसिडेंट। फिर बात आती है लेजिस्लेशन जो जनरल डिक्लेरेशन है लॉ का, हाँ ये जनरल डिक्लेरेशन है, और प्रेसिडेंट जो है क्या उस लॉ को एक्शन में लाया जाता है, तो ये भी राइट ऑप्शन है, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट और रॉन्ग नहीं है। लेजिस्लेशन आर बेस्ड ऑन द माइनॉरिटी ओपिनियन पर बेस्ड होता है, प्रेसिडेंट जो है वो जो है फ्यूचर डिसीजंस पर बेस्ड होता है, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। अ पर्सन इन पोजेशन ऑफ ए थिंग इज डीम्ड टू, जो जिस व्यक्ति के पास पोजेशन है सबसे पहले ये माना जाता है कि वो उसका मालिक है, ये स्टेटमेंट क्या है, राइट है। पोजेशन क्या ओनरशिप मानी जाती है, नहीं, तो राइट ऑप्शन क्या है, थर्ड। कौन सी एक प्रकार की पोजेशन नहीं है, डिफेक्ट और डीजर है, मैंने आपको स्पेसिफिकली फैक्ट में करवाया था, कंकरेंट डुप्लीकेट भी करवाया था, कॉर्पोरल और इमीडिएट भी करवाया था। इन्फिनिटी और एंटीक्यूटी किसी प्रकार की पोजेशन नहीं होता। कौन सा एलिमेंट जो लीगल राइट में होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइबिलिटी और पावर होती है, नहीं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और टाइटल होता है। क्या चीज़ होती है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और टाइटल होता है। ये लीगल राइट की बात हो रही है प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग और अदर राइट्स के रिगार्डिंग। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है इंटरनेशनल लॉ और लॉ ऑफ नेशन इज द नेम ऑफ बॉडी ऑफ रूल्स। इंटरनेशनल लॉ और किसी नेशन का जो लॉ है वो बॉडी ऑफ रूल्स है, जिसे जो है डेफिनेशन के हिसाब से एक दूसरे से जुड़ा हुआ माना गया है। ये स्टेटमेंट जो है किसने दी है, ग्रे ने दी है। कौन से केस में परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनल जस्टिस ने सब्रोगेशन का फॉर्मूला दिया था। लास्ट जो हमारा क्वेश्चन पेपर हमने डिस्कस किया था दिसंबर 2014 का पेपर 2, उसमें ये सेम केस आए हुए थे। मैवरोमेटिव पैलेस्टाइन कंसेशन केस जो था वो केस जो था सब्रोगेशन के रिगार्डिंग था। ब्रेकेलोना ट्रैक्शन का जो केस था वो एस्टोपल के रिगार्डिंग था। केस कंसर्निंग टेम्पल के रिगार्डिंग जो है ये टेम्पल ऑफ प्री विहार जो है कंबोडिया का एक हिंदू टेम्पल है, रेस जुडिकेटा टेम्पल की वर्शिप के रिगार्डिंग था। और कोरजो फैक्ट्री जो है वो इंडेमनिटी का केस है रेस जुडिकेटा के रिगार्डिंग। तो यह राइट ऑप्शन हो जाएगा सब्रोगेशन। सब्रोगेशन के रिगार्डिंग जो है कौन सी स्टेटमेंट कौन सा जजमेंट है, ये है।
इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस जस्टिस ग्रे ने ये बात कही थी कि इंटरनेशनल लॉ जो है एक प्रकार का ऐसा लॉ है जिसको निश्चित रूप से कोर्ट ऑफ जस्टिस में लागू करवाया जा सकता है और उसका एक जुरिसडिक्शन होता है और उसको ढंग से प्रेजेंट किया जाना चाहिए। ये कौन से केस में ये बात की गई थी? ये बात की गई थी पैग्वे हवाना केस, जो एक लैंडमार्क केस है। निकारागुआ केस भी एक लैंडमार्क केस है। मैच कीजिए। मेंबरशिप कौन से चैप्टर में दी गई है? मेंबरशिप जो दी गई है चैप्टर 2 में दी गई है। ये काफ़ी डिटेल डिस्कशन में आपको समझ में आएगा, अभी तो सिर्फ टू द पॉइंट मैं बता रही हूँ। मेंबरशिप दी गई है जो चैप्टर 2 में। सिक्योरिटी काउंसिल जो दिया गया है चैप्टर 5 में। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस दिया गया है चैप्टर 14 में। जनरल असेंबली है चैप्टर 4 में। तो राइट ऑप्शन क्या होएगा? फर्स्ट का सेकंड 2 जगह दिया हुआ है, सेकंड का थर्ड 2 जगह दिया हुआ है, थर्ड का फर्स्ट, तो राइट ऑप्शन इज थर्ड। डी फैक्टो रिकॉग्निशन इज द नेचर प्रोविजनल में बी मेड इंडिपेंडेंट, और इसे डी यूजर से अलग माना गया। ये डेफिनेशन किसने दी थी? श्वार्ज़ेनबर्गर ने ये डेफिनेशन दी थी। 19th क्वेश्चन। इंटरनेशनल कस्टम जो है सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स माना गया इंटरनेशनल लॉ का, और जो कस्टम का डेवलपमेंट है वो जो बदलाव होते रहते हैं ट्रीटी के द्वारा उसको एनफोर्स करवाया जा सकता है। तो ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट राइट है, और ए जो है वो करेक्ट रीज़न है इस स्टेटमेंट का, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। 20th क्वेश्चन। मैरिज अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 क्या है? प्योरली कॉन्ट्रैक्ट, क्या इसमें कॉन्ट्रैक्ट होता है? क्या पूरी तरह से सैक्रामेंटल की धर्म पर निर्धारित है? या सेम्बलेंस मतलब मिला जुला रूप है कॉन्ट्रैक्ट और सैक्रामेंट का? तो ये क्या है? मिला जुला रूप है, क्योंकि जब आप रीति रिवाज की बात करते हैं तो ये सैक्रामेंट हो जाता है, और जब आप उसके अंदर कंसेंट की बात करते हो, वैलिड कंसेंट हो, साउंड माइंड हो, तो वह कॉन्ट्रैक्ट की बात है। तो ये दोनों का एक मिक्सचर हो जाता है। मोनोगमी कौन से सेक्शन में दी गई है? मोनोगमी दी है सेक्शन 5 में। जुडिशियल सेपरेशन दिया है सेक्शन 10 के अंदर। वॉइड मैरिज सेक्शन 11 में। डाइवोर्स म्यूचुअल कंसेंट 13B में। तो राइट ऑप्शन है ए का सेकंड का फर्स्ट, तो वह फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्ट ग्राउंड कौन से जो अब आप तलाक लेना चाहते हो उसके लिए क्या क्या फॉल्ट ग्राउंड है? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो है वो क्या है? एक फॉल्ट ग्राउंड। फॉल्ट का मतलब दोष है। कंसेंट अगर फ्रॉड से ली गई है तो ये कोई ग्राउंड नहीं है। डेजर्शन ग्राउंड है, कन्वर्जन ग्राउंड है। तो राइट ऑप्शन क्या आएगा? बी, सी, ए, सी और डी। तो राइट ऑप्शन है 4th। कह रहा है कि मुस्लिम मैन किसी से शादी नहीं कर सकता। मदर ग्रैंड मदर से नहीं कर सकता, डॉटर ग्रैंड डॉटर से नहीं कर सकता, आंटी ग्रेट आंट से भी नहीं कर सकता, पेरेंटल वो चाहिए यानी कि बुआ फूफा उनसे, बुआ और जो मौसी उससे शादी नहीं कर सकता, भतीजी और भतीजे भतीजा जो भतीजी और उसकी बेटी से भी शादी नहीं कर सकता। तो चारों ऑप्शन राइट है, तो करेक्ट आंसर आएगा इसका 4th इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है डेजुलेशन ऑफ मुस्लिम मैरिज में क्या कौन से ग्राउंड्स दिए गए हैं डेजुलेट करने के लिए, मुस्लिम मैरिज को ख़त्म करने के लिए? 7 ईयर इम्प्रिजनमेंट ऑफ हस्बैंड, अगर हस्बैंड 7 साल की सज़ा काटता है तो ये एक ग्राउंड है। फिर मेंटेनेंस नहीं दे रहा 2 साल से, ये ग्राउंड है। और ये 4 साल तक ये नहीं पता कि वो कहाँ गया, ये भी ग्राउंड है। 3 साल तक उसने कोई मैरिटल ऑब्लिगेशन है जो शादी की जिम्मेवारी नहीं निभाई, तो ये ग्राउंड है। सारे ऑप्शन सही हैं, तो आंसर इज सेकेंड। एंशिएंट सोर्स ऑफ हिंदू लॉ का एंशिएंट सोर्स क्या है? हिंदू लॉ के एंशिएंट सोर्स श्रुति भी है, स्मृति भी है, कस्टम भी है, डाइजेस्ट भी है। तो राइट आंसर इज 4th। ओरिजिनली हिंदू मैरिज एक्ट में डाइवोर्स किस पर बेस्ड है? डाइवोर्स जो है फॉल्ट थ्योरी पे बेस्ड था। स्टार्टिंग में यही प्रोविजंस थे, बाद में ब्रेकडाउन थ्योरी को इरिट्रेबल ब्रेकडाउन जिसे बोला गया। रूपन अशोकुरा के केस में कंसेंट थ्योरी निकल के आई, म्यूचुअल कंसेंट का कंसेप्ट आ गया, और फॉल्ट और कंसेंट थ्योरी दोनों पर ही डिपेंडेंट होता है। लेकिन स्टार्टिंग में क्या था? फॉल्ट थ्योरी ही थी। एक ग्रोसर ने सप्लाई किया गुड्स 6,000 रुपये में, कुछ सामान सप्लाई किया ए को, और उसके साथ साथ वो ए के बच्चों के लिए 2,000 रुपये एक्स्ट्रा दे देता है पढ़ाई के लिए, और बाद में ए मना कर देता है रुपया देने के लिए, दोनों अमाउंट देने से मना कर देता है। तो किस अमाउंट में उसकी लायबिलिटी रहेगी? सबसे पहली चीज़, ए ने ऑलरेडी अवेल कर दिया, बेनिफिट गुड ले लिए थे, तो वो जो है दोनों को बाइंड होगा देने के लिए, नहीं, दोनों के लिए उसकी कोई भी लायबिलिटी नहीं हो सकती, क्योंकि उसने जो 2,000 रुपये दिए थे एजुकेशन पर्पज से दिए थे। तो पहला जो राइट है सप्लाई जो किया था, तो दोनों के बीच में जो संबंध है वो जो है पहले राइट से राइज होता है।
2000 गिफ्ट के लिए दिया वो एनफोर्सेबल ही नहीं है, ये सही स्टेटमेंट है। फिर थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि ए इज़ लाइबल, दोनों सम वो देगा नहीं देगा। ए जो है कोई भी सम देने के लिए लाइबल है, अगर वो अलग होती है तो वो उसे देगा, नहीं देगा तो ये भी गलत है। सॉरी, राइट आंसर इज ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 28 ये कहता है कि एक्स ने ऑफ़र किया वाई को और एक्स ऑफ़र करने के बाद उसकी डेथ हो जाती है। वाई जो उसके बारे में नहीं जानता, वाई ने क्या किया, कम्युनिकेशन भेज दिया कि हाँ वो उसके ऑफ़र को एक्सेप्ट करता है। एक्सेप्टेंस हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, क्या वो एग्रीमेंट दोनों पार्टियों के द्वारा परफॉर्म किया जाएगा? क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा कि रिक्वायरमेंट ऑफ ऑफर फॉलोड बाय एक्सेप्टेंस, की रिक्वायरमेंट जो थी ऑफर की वो नहीं मिली। ये स्टेटमेंट क्या है? सही है। अब एब्सेंस ऑफ नॉलेज ऑफ डेथ विल नॉट इनवैलिड, अगर उसे नॉलेज नहीं थी तो ये जो है उसके एग्रीमेंट को इनवैलिड नहीं कर सकता। तो पहला ऑप्शन भी इसका क्या पूछा गया है, करेक्ट आंसर पूछा गया। पहला ऑप्शन भी करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है। मीटिंग ऑफ माइंड्स का कोई मैटर नहीं है यहाँ पर। डेथ ऑफ द ऑफर रिड्यूस इज नलिटी, ऑफरर की जो डेथ है वो उसकी नलिटी यानी कि वो एग्रीमेंट को वैलिड नहीं मानेगा, ये भी गलत है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए और बी। 29 मैच करना है। कौन कौन सा केस किससे रिलेटेड है मैं आपको बता देती हूँ। सत्यव्रता घोष जो केस है वो जो है इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस है, फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग है। फिर है के बालकृष्णा वर्सेस के कामालम जो केस है कैपेसिटी ऑफ माइनर के रिगार्डिंग है। केदारनाथ भट्टाचार्य जी वर्सेस गौरी मोहम्मद का जो केस है वो केस है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के रिगार्डिंग। फूड कॉर्पोरेशन का बच गया वो किसके रिगार्डिंग है? फोर्थ के। तो राइट आंसर क्या आना चाहिए? ए का फोर्थ, बी का थर्ड, ए का फोर्थ, बी का थर्ड। तो राइट ऑप्शन इसका सेकंड। एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन वैलिड होता है इंडियन लॉ में, जो हमने सेक्शन 25 की जो एक्सेप्शंस है वो ये कहती है। और इनमें से कौन सी जो एक्सेप्शंस है वो इसके कौन सी जो है इसके रूल के खिलाफ है? पहला है व्हेन एग्रीमेंट रिटर्न एग्जिस्ट और अकाउंट और नेचुरल लव, नेचुरल लव में आपने किसी को फ्री में दे दिया तो आप कुछ नहीं कह सकते, सही है, वैलिड है। व्हेन द कंसिडरेशन जो है बहुत ज़्यादा कम है, तो ये क्या है, बहुत ज़्यादा अगर कम होता है तो वो इस रूल के खिलाफ हो जाएगा कि बिल्कुल ही आपने कुछ नहीं लिया। मान लो रिलेशन था नेचुरल लव का कोई दिक्कत नहीं लेकिन बहुत कम थी। कंसिडरेशन जो है पहले दे दिया जा चुका है तो ये राइट है। कंसिडरेशन तीसरी पार्टी दे रही है, इनकी जो रुपए का भुगतान है वो तीसरी पार्टी करेगी, तो ये भी सही है। तो राइट ऑप्शन हो गया तीनों और रॉन्ग हो गया सेकेंड। तो राइट इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है सेकेंड। प्रपोजल और एक्सेप्टेंस क्या बनता है? प्रॉमिस बनता है, ये स्टेटमेंट राइट है। प्रॉमिस और कंसिडरेशन, अगर आपने प्रॉमिस कर दिया और फिर आपने रुपए का भुगतान भी कर दिया तो एग्रीमेंट बन जाता है, और एग्रीमेंट लॉ के अकॉर्डिंग जब एनफोर्स करवाई जाएगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। प्रपोजल और कंसिडरेशन एक्नॉलेजमेंट नहीं बनता, तो इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन है प्रपोजल और कंसिडरेशन। मैच बताइए। डॉक्ट्राइन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट है जो सेक्शन 72 में डील करता है। 72 73 वगैरह जो कुछ 72 से पहले जो है 4-5 ऐसे ऑप्शन है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के, उसमें अनजस्ट एनरिचमेंट जो है वो सेक्शन 72 में है कि जितना भुगतान किया उसी जितना किसी ने किसी की भलाई के लिए एक तरीके से रुपया दे दिया है तो वो उसे दोबारा लेगा, तो ये है इसके अंदर। एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है तो एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पर डिस्कस किया गया है? एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट की जो थ्योरी है वो सेक्शन 56 में है। एस्ट्रोपल की जो थ्योरी है सेक्शन 11 में है। एक बार अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो आप मना नहीं कर सकते। पेरिडेलिकेटो का मतलब होता है इक्वल फॉल्ट, तो ये सेक्शन 23 में है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए का थर्ड, बी का सेकंड, सी का फर्स्ट, डी का फोर्थ। राइट ऑप्शन इज थर्ड। जस्ट एज द क्रिमिनल लॉ की तरह जो रूल्स होते हैं वही किसी स्पेसिफिक इंजरी के रिगार्डिंग स्पेसिफिक ऑफेंस क्रिएट कर देते हैं। स्टेटमेंट किसने कही थी? ये स्टेटमेंट कही थी सालमन ने। तो राइट ऑप्शन इज सालमन। इन्फ्रिजमेंट ऑफ ए लीगल राइट, बताना है आपको कि राइट टू डैमेज का राइट कहाँ पर अराइज नहीं होता। अगर कोई लीगल राइट इन्फ्रिजमेंट होगा तो वहाँ पर अराइज होगा, अगर कोई भी डैमेज हुआ है तो वो अराइज नहीं होगा। जब उसमें लीगलिटी नहीं है तो अराइज कैसे होगा? पहले भी रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, ये दोबारा आ रहा है। ये रिपीट हुआ है पिछले कुछ पेपर्स में, जून के पेपर में हुआ था ये। एग्जिस्टेंस ऑफ ए लीगल राइट है फिर भी आप क्लेम कर सकते हो, और लीगल डैमेज के रिगार्डिंग भी आप क्लेम कर सकते हो। राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, सी और डी। ए, सी और डी थर्ड।
एक्स ओपन करता है एक फूड कोर्ट, एक्स क्या करता है, एक मान लो रेस्टोरेंट खोल लेता है और वाई का भी वहाँ रेस्टोरेंट है, सारे कस्टमर वाई के जो एक्स में चले जाते हैं, क्या यहाँ पर वाई डैमेज क्लेम कर सकता है? देखो डैमेज क्लेम नहीं कर सकता क्योंकि वो उसकी लाइबिलिटी नहीं थी। लाइबिलिटी क्या, किसी प्रकार का राइट वहाँ पर उसका राइज नहीं हो रहा, तो उसकी किसी प्रकार की यहाँ पर वो कहेगा कि राइट जो है क्लेम नहीं कर सकता। स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फिर है कि ये जो स्टेटमेंट किस बेस पे सही है, डैमनेंस इन इंजरिया, कि जहाँ पर जब तक कोई डैमेज ही नहीं होगा, किसी राइट का आपने हनन ही नहीं किया, तो आप जो है किसी प्रकार का एक्शन भी नहीं ले सकते। तो ये जो है सेकंड स्टेटमेंट भी राइट है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या आएगा, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो आंसर नंबर 4th ऑप्शन। कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस में दोनों पार्टी का इक्वली कंट्रीब्यूशन होता है, तो कह रहे हैं बोथ पार्टीज हैव कंट्रीब्यूटेड इक्वली, क्या दोनों पार्टी का इक्वली कंट्रीब्यूशन होता है? ओनली वन पार्टी इज नेग्लिजेंट एंड अदर हैज़ नॉट टेकन केयर, या दूसरी पार्टी ने केयर नहीं की थी, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा? ऑप्शन होगा यहाँ पर फर्स्ट। यहाँ पर केयर की बात आ गई ना, अदरवाइज तो सेकंड ऑप्शन सही होता, लेकिन यहाँ पर केयर की बात आ गई तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है कि एब्सोल्यूट लायबिलिटी का जो कंसेप्ट है कौन से केस में निकल के आया था? एब्सोल्यूट लायबिलिटी का कंसेप्ट हम वैसे पहले डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड जो एसबीआई वर्सेस बाइट का केस है उसमें दिया हुआ है, एब्सोल्यूट लायबिलिटी को हम डिस्कस कर चुके हैं कि क्या होता है। डैमनम सिने इंजुरिया, ये जो मैटर है स्टैनली वर्सेस पावल के केस में दिया है, ये इंडियन केसेस नहीं है। इंजीरियस सिने डैमनम जो है रायलैंड और फ्लेचर के केस में बोला गया था। इनएविटेबल एक्सीडेंट जो है ग्रॉचर वर्सेस ग्रामर स्कूल में बोला गया था। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ, ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। 38 विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट वैलिड डिफेंस, कौन सा वैलिड डिफेंस नहीं है? विस मेजर तो वैलिड डिफेंस है कि जिसे ऊपर से परमात्मा की वजह से हुआ। इनएविटेबल एक्सीडेंट का मतलब होता है कि जब वो ये बता देगा कि जो ये घटना हुई है उसके बारे में इसको कोई नॉलेज नहीं थी और इसके रिस्क के बारे में जानकारी नहीं थी। वॉलंटरी नॉन फिट इंजरी, जब किसी ने जानबूझकर कोई इंजरी क्रिएट करी है तो वो उस डिफेंस नहीं ले सकता। साइंटी नॉन फिट इंजरी का मतलब होता है ओनली नॉलेज थी उसे कि ये एक रिस्क हो सकता है लेकिन उसे ये नहीं था कि ये परमानेंट कोई रिस्क क्रिएट करेगा और बड़ा एक्सीडेंट हो जाएगा। तो राइट आंसर इज फोर्थ। फिल इन द गैप को फिल करो। द एक्टस रियस ऑफ ओमिशन कमांड, एक्टस रियस की कमांड जो है कब मानी जाएगी कि एक्टस रियस का ओमिशन कर दिया, कब कमांड मानी जाएगी? जब उसकी कोई लीगल ड्यूटी होती है। सेवरल पर्सन कैन बी वाइकेरियसली लायबल फॉर द क्रिमिनल एक्ट, कई लोग जो हैं, कुछ व्यक्ति है जो वाइकेरियसली लायबल है, यानी कि उन सभी ने मिलकर कोई एक्ट किया है, वाइकेरियसली लायबल है। कॉमन इंटेंशन की बात हो रही है, प्रेयर मीटिंग ऑफ माइंड था। तो क्रिमिनल लॉ में कौन सा मैटर अप्लाई होता है? यहाँ पर कौन से केस में आप कहोगे कि वाइकेरियस लायबिलिटी जो है उसकी अराइज होती है? पहला ऑप्शन है ए प्री प्लान्ड विद इंटेंशन, कोई प्लान था पहले का, या उसकी प्लान था कि हम इंजरी क्रिएट करेंगे, या प्लान था कि हम किसी व्यक्ति को मार देंगे और मारने के लिए वो वहाँ पर उसको चोट भी दे देते हैं। तो ये इसका राइट ऑप्शन होगा कि अगर आपने चोट भी दे दिया, ओवर एक्ट कर दिया, तो ये वाइकेरियस लायबिलिटी अराइज हो जाएगी। द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट, एप्लीकेबिलिटी है वो 2 एसेंशियल फीचर्स होते हैं। वन होता है पर्पज, इज दैट द ऑब्जेक्ट जो होता है वो हाई डिग्री ऑफ प्रोबेबिलिटी होती है, उसकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती है। दूसरा पर्पज़ क्या होता है? दूसरा पर्पज़ होता है एन एक्ट कमिटेड इमीडिएटली, एक एक्ट जो है कॉमन ऑब्जेक्ट के साथ साथ आपने उसी टाइम कर दिया है, तो वो उसका कॉमन सेकंड जो है उसका ऑप्शन होता है। मेरे कुछ थ्रोट में इशू आ रहा है, कुछ कोल्ड भी हुआ है, तो मैं थोड़ा फास्टली करवा रही हूँ और अभी इसके 4 क्वेश्चन और करवाऊंगी। 45 से लेके 50 तक जो क्वेश्चन है वो लेबर लॉ से रिलेटेड है, जो हमारे यूजीसी नेट के एग्जाम में नहीं आता। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द मेजर ऑफ सेल्फ डिफेंस इज कंसिडर्ड, कि कब जो सेल्फ डिफेंस को माना जा सकता है? प्रोपोर्शनेट में मतलब समानुपात के अंदर क्वांटम ऑफ फोर्स की कितनी उसने कोशिश करी थी। सबसे पहले अग्रेशन अगर हुआ है तो क्या सेल्फ डिफेंस नहीं है? अप्रीहेंशन भी सेल्फ डिफेंस नहीं है, असॉल्ट और हार्मलेस नेचर भी नहीं है। अगर आपने एक्सीडेंट कर दिया तो वो क्या है, उसमें जो है आपका अनुपात देखा जा सकता है कि आपने किस लेवल पर जाकर वो एक्सीडेंट किया है। तो राइट ऑप्शन इज सेकंड।
इग्नोरेंस ऑफ लॉ क्या परमिट नहीं करता, एक्विटल परमिट नहीं करता, क्योंकि ये जस्टिफिकेशन नहीं है क्राइम में। पर किस मामले में ये परमिट करता है? पार्डन मिल सकती है, नहीं मिल सकती। पूरी पार्डन का मतलब पूरी तरह से छूट नहीं मिल सकती सज़ा में, ये ऑप्शन नहीं है। सस्पेंडेड सेंटेंस, सेंटेंस को कुछ कम किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। डेफर्ड सेंटेंस, सेंटेंस को हटा दिया जा सकता है, नहीं। पेपर सेंटेंस, क्या सिर्फ कागज़ में सेंटेंस लिखी जाएगी, वैसे नहीं दी जाएगी, ये भी रॉन्ग है। तो राइट ऑप्शन इज सेकंड इज द राइट ऑप्शन। इन विच ऑफ द सर्कमस्टेंसेस, इन चॉइट का मतलब होता है अधूरा, किसी ने अधूरा उकसाया किसी को क्राइम करने के लिए, तो वो जो है इनकम्प्लीट माना जाएगा। कब उसको इनकम्प्लीट कहोगे? विड्रू फ्रॉम द एक्ट, कि वो क्या करता है, इंस्टिगेट तो हो जाता है, किसी की बातों में आ जाता है लेकिन वो एक्ट नहीं करता। लेटर पोस्ट कर दिया लेकिन वो पहुंचा नहीं, तो वो ये क्या है, इनकम्प्लीट हो जाएगा। दिस इज द राइट आंसर। मैनेजर्स कलेक्टिवली बार्गेनिंग टू गेट चीपेस्ट, ये वाला जो है अब क्या है, ये क्वेश्चन हम नहीं करेंगे क्योंकि ये जो है लेबर लॉ से रिलेटेड है, आगे कंपनी लॉ से रिलेटेड आ गया तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए। शेयर होल्डर्स की बात है, हाँ कंपनी का पर देख लेते हैं। मैनेजर्स कलेक्टिवली बार्गेन कर सकते, लेबर लॉ का है तो ये हमारे काम का नहीं है, इसे हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो आज का हमारा जो डिस्कशन है इतना ही है। ये लेक्चर ज़्यादा लेंथी भी नहीं बना, मैंने फास्टली करवा दिया है, डिटेल डिस्कशन इसमें नहीं करवाया क्योंकि एग्ज़ाम पास आ रहे हैं, बिल्कुल पास का 2 दिन बाद एग्ज़ाम ही है, तो ये 2 दिन क्या कल ही तो एग्ज़ाम है, तो उसके लिए मैंने जो इसको नहीं करवाया डिटेल में। और जब नेक्स्ट टाइम जब इस एग्ज़ाम का प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा दोबारा से, जब भी एग्ज़ाम होंगे उससे 2 महीने पहले जो मैं दोबारा क्वेश्चन पेपर स्टार्ट कर दूंगी। और मैं अब ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अच्छे से तैयारी करना, और एग्ज़ाम भी जो है आपका कल यूजीसी नेट का तो अच्छे शांत माइंड से देना, क्योंकि शांत माइंड से जब आप एग्ज़ाम देते हो तो किसी प्रकार का माइंड में कन्फ्यूजन नहीं होता, स्ट्रेस नहीं होता। जितना भी आपने पढ़ा है, जितनी भी आपकी नॉलेज है, जो आपकी मेंटल नॉलेज है या जो आपकी जनरल कोइंसाइंस है, उसके बेस पर भी आप अच्छे से एग्ज़ाम को अटैम्प्ट कर सकते हो। आई होप आपको आज का ये डिस्कशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये आज का डिस्कशन अच्छा लगे तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये डिस्कशन आपके फ्रेंड्स को शेयर होना चाहिए तो आप इसे शेयर कीजिए। और अगर आपको ये लगता है कि इसके ऊपर कुछ कमेंट भी करना चाहिए या थम्स इंप्रेशन देना चाहिए तो वो आपकी इच्छा, आप दे सकते हो। अगर आपको मेरा वीडियो डिसलाइक भी होता है, पसंद भी नहीं आता, तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो। जितना आप मुझे डिसलाइक या लाइक करोगे मेरे वीडियोस को, उतना ही मुझे अपने जो ड्रॉबैक्स, अपनी कमियां भी सामने आती रहेंगी। और कोरोना के इस इश्यू में आप अपना ध्यान रखिए, और जो नेट के एग्जाम के लिए जो गाइडलाइंस आए हैं, जो एडवाइजरी आई है, उसको जो है आप अच्छे से समझिए और उनका फॉलो कीजिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।